जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच रही है और आपको स्क्रीन पे लिखी हुई चीज़ें अगर दिख रही है क्लियर, तो कल हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो था वर्णों के भेद। और वर्णों के भेद में पहले स्वर के हम भेद पढ़ रहे थे चार, और स्वर के भेद कितने हैं? चार। तीन हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद चौथा जो भेद है वो है मुख आकृति के आधार पर। चौथा भेद है मुख आकृति के आधार पर स्वर के भेद, और ये होते हैं चार प्रकार के। तो ये कितने हैं? चार प्रकार के। अगर मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही है, आपको सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइए, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है। इनमें से एक भेद होता है हमारा संवर्त स्वर, दूसरा होता है विवृत स्वर, तीसरा अर्ध संवर्त, और चौथा अर्ध विवृत। अर्ध विवृत में जो सबसे बड़े हमारे दो वर्ण होते हैं, ये दोनों वर्ण आते हैं वर्णमाला में, सबसे बड़े वर्ण यही माने जाते हैं। ये सारे के सारे आपको ये ध्यान रखना है। मुख आकृति के आधार पे स्वर के भेद। आपके जो कमेंट है थोड़ा रुके हुए हैं, ठीक है, तो मैं कमेंट आपके नहीं ले पा रहा हूं। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर मुख आकृति का मतलब ये हुआ कि हम जब इन 11 स्वरों को उच्चारण करते हैं, जो कि हिंदी में कुल 11 ही स्वर होते हैं,
जब इन 11 स्वर का हम उच्चारण करते हैं तो मुख की 4 प्रकार की संरचना बनते हैं। मुख 4 प्रकार से फंक्शन करता है, 4 तरह से एक्टिव होता है। उनमें से एक एक्टिव होने की क्रिया को हम संवर्त कह रहे हैं, दूसरा विव्रत कह रहे हैं, तीसरे को अर्ध संवर्त कह रहे हैं और इसके बाद में फिर अर्ध विव्रत कह रहे हैं। संवर्त का अर्थ होता है मुख का कम खुलना, विव्रत का अर्थ होता है मुख का ज्यादा खुलना, अर्ध संवर्त का होता है आधा मुख खुलना, अर्ध विव्रत का होता है आधे से ज्यादा खुलना। अर्ध मतलब आधा, संवर्त मतलब मुंह का खुलना, वो भी कम खुलना, और विव्रत का मतलब मुख का ज्यादा खुलना। जैसे हम आ का उच्चारण करेंगे तो आ का उच्चारण जैसे किया तो हमारा मुख सबसे ज्यादा खुला, इसीलिए ये आ क्या कहलाया, विव्रत कहलाया। लेकिन जब हम ई री ऊ और ऊ का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारा मुख जो विवर है, मुख जो द्वार है, वो थोड़ा सा खुलता है। तो मुख द्वार किसको कह रहे हैं हम, जहां से हम खाना खाते हैं, एंट्री पॉइंट जो होता है हमारे मुख का, उसको हम मुख विवर या मुख द्वार कहते हैं। तो वर्णों के उच्चारण करने के क्रम में जो 11 स्वर हम उच्चारण करते हैं उनमें से मुख हमारा 4 प्रकार से फंक्शन कर रहा था, और उन 4 प्रकार के फंक्शन के दौरान हमने देखा कि पर्टिकुलर कुछ वर्णों में जो है मुख कम खुल रहा है, कुछ में ज्यादा खुल रहा है। तो जब ई और ई का उच्चारण किया तो कम, जब आ का उच्चारण किया तो मुख विवार तथा जिसको मुख विवर मुख द्वार बोलते हैं वो ज्यादा है। अर्ध संवर्त ए, ऐ और औ ये छोटे हैं, ये इसका छोटा रूप है, ये इसका छोटा रूप है और ये इसका छोटा रूप है। यानी कि जो वर्णों के जो छोटे रूप होते हैं वो अर्ध संवर्त कहलाते हैं, और जो सबसे बड़े वर्ण होते हैं वो कहलाते हैं हमारे अर्ध विव्रत। तो ये सबसे बड़े वर्ण क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये बनता है ए और ऐ से मिला के, और ये जो बनता है ये ए और औ को मिला के बनता है। ये अपने आप में पहले ही दीर्घ है, और दीर्घ में भी हम एक और जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सबसे बड़े वर्ण हुए। तो ये जो सबसे बड़े वर्ण होते हैं ये कहलाते हैं अर्ध विव्रत। क्लियर। तो ये थे हमारे स्वर के 4 भेद। तो 3 नहीं होते हैं, स्वर के 4 भेद होते हैं। ठीक। इसके बाद दूसरा जो है, पहले पढ़ेंगे हम अयोग वाह के बारे में, फिर व्यंजन के भेदों के बारे में। तीसरा जो भेद बताया था आपको वर्ण का, वो क्या है, अयोग वहा, अयोग वहा वर्ण के प्रकार। मूल भेद 2 ही होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, अयोग वहा, लेकिन प्रयोग हम 4 का करते हैं। तो अयोग वहा वर्ण किसे कहते हैं, जिन वर्णों का योग ना तो स्वर और ना ही व्यंजन में हो पाया हो, उन्हें अयोग वहा वर्ण कहते हैं। यानी कि जो न तो स्वर में रखे गए न व्यंजन में रखे गए, वो क्या कहलाते हैं, अयोग वहा। मूल अयोग वहा वर्णों की, मूल अयोग वहा वर्णों की संख्या 2 होती है। मूल अयोग वहा वर्णों की संख्या 2 होती है। कुल अयोग वहा 4 प्रकार के होते हैं। मूल का मतलब है स्टार्टिंग में कितने थे,
यहाँ पे अयोगवः, चिन्ह, शब्द प्रयोग। इसमें एक अयोगवः है हमारा अनुस्वार, और इसका प्रयोग हम इस रूप में करते हैं। इसका चिन्ह ये है, और इसमें जो हम शब्द प्रयोग करते हैं संसार, संदेह, अंक, अंकित, मयंक, एनीथिंग, और भी बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हम यहाँ करते हैं। दूसरा अयोगवः विसर्ग के रूप में होता है, और इसका जो चिन्ह होता है वो ये है। शब्दों का जो प्रयोग करते हैं यहाँ पे अतः, प्राय, प्रातःकाल, पुनः आगमन। तो इसमें पुन में ये क्या है हमारा विसर्ग है। तीसरा जो अयोगवः होता है वो हलंत का प्रयोग करते हैं हम। जैसे आधा के हमें लिखना है तो हम इस रूप में लिखेंगे। ये आड़ी तिरछी रेखा हलंत की होती है। जैसे हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं पाठ्य, मिट्टी, वरण, मूल्यवान, गद्य, पद्य, विद्या, विद्वान, एनीथिंग, और भी बहुत सारे शब्द जिनमें हम हलंत का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ अर्धचंद, अर्धचंद बिंदु। अर्धचंद बिंदु हमारा ये होता है। इसका चिन्ह जैसे आंख, अंधेरा, गांव, चांद, इन सब में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं अर्धचंद बिंदु का। तो वर्ण के 3 भेदों के बारे में आपको बताया गया, एक स्वर, एक व्यंजन, और तीसरा क्या था अयोगवः। तो आपको ये ध्यान रखना है जो ये अयोगवः है, हम उन वर्णों को कह रहे हैं जिनका योग न तो स्वर वर्णों में हुआ और ना ही व्यंजन में। तो जो स्वर और व्यंजन में नहीं रखे गए लेकिन फिर भी हम उनका प्रयोग वर्णमाला में कर रहे हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं अयोगवः। तो अयोगवः वर्ण के जो प्रकार हैं वो मूल रूप से 2 हैं, और वे 2 जो हैं ये हमारे स्टार्टिंग के होते हैं, एक अनुस्वार और एक विसर्ग में। लेकिन हम हलंत और अर्धचंद बिंदु को भी अयोगवः के अंतर्गत बाद में शामिल किए। तो मूल मतलब जड़ होता है जहां से चीजें शुरू हुई। तो आपको ध्यान रखना है संसार, संदेह, अंक में जो ऊपर ये लगी है बिंदी, इसी को हम अनुस्वार बोलते हैं। यहाँ पे जो ये विसर्ग के रूप में प्रयोग हुआ है तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं अयोगवः के।
ये मूल्यवान में जो ये हलंत है तभी ये वर्तनी सही होगी। अगर मूल्यवान में यहाँ न के नीचे हलंत नहीं दोगे तो ये अशुद्ध गलत वर्तनी मानी जाएगी। क्लियर? तो यहाँ गद्य, पद्य, विद्या, विद्वान ये अपने आप में शुद्ध वर्तनी है। तो ये ध्यान रखना है। कई बार पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी सही है। एक विद्यालय आपको ये दे दिया गया और एक विद्यालय आपको ये दे दिया, क्योंकि आपको बनना है टीचर। तो इनमें से जो राइट वर्तनी है, जो शुद्ध वर्तनी है, वो ये विद्यालय वाली सही है। एनसीईआरटी की बुकों में आपको ये नीचे वाली सेकंड नंबर पे जो वर्तनी है वही आपको लिखी मिलेगी, ताकि हम बच्चों को ये समझा पाए, ये बता पाए कि देखो ये आधे दें और यह से मिलके ही यहाँ पर ये बना है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम इन अयोग वहां का प्रयोग इन रूपों में करते हैं। तो ये था हमारा तीसरा भेद। उम्मीद करता हूं यहाँ तक चीजें आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम यहाँ पढ़ेंगे व्यंजन के भेद। व्यंजन के मूल भेद 3 होते हैं, कुल भेद 5 होते हैं। व्यंजन के भेद, तो मूल भेद कितने होते हैं? 3, और कुल भेद कितने होते हैं? 5। तो वो 3 भेद और 5 भेद कौन कौन से हैं? ये कौन सा भेद था वर्ण का? ये दूसरा था। मैंने पहले आपको लास्ट वाला पढ़ा है क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। इसमें से एक आता है हमारा स्पर्श व्यंजन, और इन स्पर्श व्यंजन को ही हम क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। इसके बाद दूसरा जो होता है हमारा वो होता है अंतस्थ व्यंजन, और इसके बाद एक और तीसरा होता है हमारा ऊष्म, ऊष्मांड या संघर्षी व्यंजन भी हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघर्षी व्यंजन। और एक चौथा जो भेद होता है वो होता है संयुक्त व्यंजन। क्या होता है? संयुक्त व्यंजन। और एक 5वां भेद होता है उत्क्षेपित व्यंजन। उत्क्षेपित व्यंजन। और इसी का ही एक और नाम होता है ताड़नजात वर्ण। इनको ताड़नजात वर्ण भी हम कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ये कैसे लेकर मैं तक 25 वर्ण होते हैं। ये कैसे लेकर मैं तक क्या है? 25 वर्ण। और ये क्या है? ये हमारे है 4 वर्ण होते हैं। और ये से हैं, ये भी 4 वर्ण होते हैं। और संयुक्त व्यंजन में हम जो प्रयोग करते हैं वो इन 4 का करते हैं। और उत्क्षेपित व्यंजन में जो हम प्रयोग करते हैं वो ड और ढ का प्रयोग करते हैं। इनकी संख्या होती है 2। अगर इसमें हम 11 स्वर और बाकी ये सारे के सारे व्यंजन और 2 अयोग वहां मिला ले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी संख्या 52 होती है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है? कैसे लेकर मैं तक 25। जिन किताबों से आप पढ़ते हो या जिन किताबों में जो चीज दी होती है उन किताबों के पहले ही पेज पे लिखा होता है किसी भी त्रुटि के लिए प्रकाशक, विक्रेता, लेखक जिम्मेदार नहीं होगा। तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? जो उन किताबों से पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना, रटना नहीं है। आपके पास कोई भी चीज है तो उसका लॉजिक होना चाहिए। कोई वर्ण रखा गया है तो क्यों रखा गया है, और नहीं रखा गया है तो उसका लॉजिक क्या है। अब किताबों में ऐसा लिखा है, यही कारण है कि आज तक किताबें पढ़ के लोग भर्ती नहीं हो पाए। ये सच्चाई है। क्योंकि किताबों से अगर सिलेक्शन होते
तो ये कोचिंग सेंटर ना होते, फिर ये टीचर भी नहीं होते, ये कॉलेज भी नहीं होते, फिर लोग किताबें ही लिखते, लोग सेल्फ स्टडी करते और उनसे पढ़ के भर्ती हो जाते। रीजन यही है कि किताबों का जो रोल होता है वो लगभग आपको 50% तैयार करने में होता है, और किसी भी पेपर को पास करने के लिए अगर आपको टेट भी पास करना है तो 65% चाहिए। तो आगे का जो 10, 15, 20% है वो जिसका तैयार है फाइनली सिलेक्शन उसी का होता है। किसी भी पेपर की 50% पे मेरिट नहीं जाती है, मेरिट जाती है 75% पे। अगर आप सुपर टेट की भी देखोगे तो पेपर का 75% जिसने किया उसका सिलेक्शन होगा। समस्या ये है कि हर बच्चों का 40 से 45% पहले से तैयार है, जो भी अब तक उसने पढ़ा है, लेकिन आगे का जो 15 से 20% उसको तैयार करना है, उन्हीं चीजों में ही उलझन है। और जिसकी वो क्लियरिटी है वो अपने आप में बाकी बच्चों से ज्यादा बाजी मार जाता है, उसके मार्क्स ज्यादा होते हैं। तो व्यंजन के मूल भेद 3 होते हैं, और उन मूल भेदों में हम इन 3 भेदों का प्रयोग करते हैं। एक तो स्पर्श व्यंजन का, अंतस्थ का, और एक क्या है हमारा ऊष्म व्यंजन का। क्योंकि बाकी ये दोनों जो व्यंजन बने हैं ना, ये कैसे लेकर मैं तक के जो ट वर्ग में आते हैं ये उनसे बने, और ये इन तीनों से मिलके बने हैं। इसलिए मूल भेद 3 हो गए और प्रयोग कर रहे हैं हम 5 का। तो अब क्वेश्चन क्या बना, व्यंजन के भेद बताए, ऑप्शन में 3 भी और 5 भी है, तो राइट आंसर 5। और जब ऑप्शन में 5 नहीं है तब राइट आंसर 3। हमेशा मैक्सिमम डिजिट को ही उस समय मानना होता है जब दोनों ही चीज दी हो, 3 भी दी हो और 5 भी दिए हो, क्योंकि प्रयोग तो हम यहाँ पे पांचों भेदों का ही कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रयोग के आधार पर बताइए व्यंजन के कितने भेद हैं, तो राइट आंसर 5 ही है। और व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो 3, और कुल भेद कितने होते हैं, 5। चलो, तो ये क्या है हमारे व्यंजन के भेद। अब इसमें से हम एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि पहले ये कर लेते हैं, इसमें अपने आप में 20 से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो पहले ये बाद के इसके चारों भेदों के बारे में चर्चा करते हैं, फिर स्पर्श व्यंजन पे चर्चा करें। तो व्यंजन का जो दूसरा भेद है वो है अंतस्थ व्यंजन। और इस अंतस्थ के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो य, रे, ले और वे, ये 4 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आए, 4 वर्ण। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, इस अंतस्थ का अर्थ होता है अंदर। तो जब पहले वायु फेफड़े अंदर खींचे, जहां फेफड़े वायु अंदर की ओर लेकर फिर बाहर वायु छोड़ते हैं, तो हम
ये रे ले वे का उच्चारण कर पाते हैं, उच्चारण कर पाते हैं। तो एक कंडीशन तो हमारी ये हुई कि अंतस्थ का अर्थ अंदर होता है, शाब्दिक अर्थ। दूसरी कंडीशन ये हुई, और तीसरी कंडीशन ये हुई कि इसको हम से प्रवाह वर्ण के नाम से भी जानते हैं। क्या है? से प्रवाह, से प्रवाह वर्ण भी कहा जाता है, कहा जाता है। और फोर्थ कंडीशन ये है, ये और वे वर्ण अर्ध स्वर कहे जाते हैं, अर्ध स्वर कहे जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि अंतस्थ वर्ण में से जो ये पहला वर्ण है और जो ये वे अंतिम वर्ण है, इन दोनों वर्णों को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर। तो एक तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से अर्ध स्वर वर्ण बताइए कौन से हैं। तो अंतस्थ वर्ण का पहला और लास्ट वाला अर्ध स्वर की कैटेगरी में आते हैं। आप अपने फेफड़ों पे हाथ रखो और ये रे लेवे का उच्चारण करके देखो। पहले फेफड़े अंदर की ओर वायु लेंगे, उसके बाद फिर बाहर छोड़ेंगे। जैसे नल से हम पानी निकालते हैं तो पहले हैंडल जब नल का चलाते हैं तो वो पानी पहले नीचे जाता है फिर बाहर आता है। पंप से अगर किसी साइकिल के टायर में हवा भरनी है तो पहले पंप को हम ऊपर खींचते हैं और फिर नीचे दबाते हैं, तब हवा निकलती है। सेम वही कंडीशन इन अंतस्थ वर्णों में होता है। अंतस्थ तत्सम शब्द है, इसका हिंदी में जो मीनिंग होता है वो होता है अंदर। तो यानी कि जब हम अंदर की तरफ को वायु ले और फिर बाहर छोड़े तब हम ये रे लेवे का उच्चारण करते हैं। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप 50 से 60 बार अगर ये रे लेवे का उच्चारण करते हैं तो आपका शरीर इतना थक जाता है कि ऑटोमेटिक स्वाभाविक तरीके से आपको नींद आ जाती है। तो पूरे शरीर पर सबसे ज्यादा जो प्रेशर पड़ता है, सबसे ज्यादा दबाव पड़ता है, तो अंतस्थ वर्णों के उच्चारण पे पड़ता है। इसके बाद तीसरा जो होता है हमारा, वो होता है ऊष्म। इसी को हम उष्माण भी कहते हैं और इसी को कहते हैं हम संघर्षी। इसको क्या कहते हैं हम? संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इनकी जो संख्या होती है ये भी 4 होती है और इनके अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है, ये से और ये है, ये 4 वर्ण हमारे आते हैं। ये कितने वर्ण आते हैं हमारे? 4 वर्ण आते हैं। तो जो ये ऊष्म वर्ण है हमारा, ये क्या है? ऊष्म कहते हैं हम गरम को। ये क्या है? ऊष्म गरम। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इनको संघर्षी इसलिए कहते हैं कि जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं तो फेफड़े गर्म हवा को बाहर छोड़ते हैं, और जब गर्म हवा बाहर निकलती है उसी वजह से वो संघर्ष पैदा होता है। जो गर्म हवा निकलती है वो संघर्ष के कारण ही निकलती है। तो यानी कि जहां रगड़ होगी उसको हम संघर्ष कह रहे हैं। जैसे हम 2 पत्थर को आपस में रगड़ते हैं तो चिंगारी उठती है, ऐसी जब फेफड़ों ने वायु छोड़ी और शरीर के कुछ अंगों से वो टकरा के वायु रगड़ खा के बाहर निकलती है तो वो गर्म हो जाती है। तो इसीलिए अगर हम यहाँ अपने मुंह के आगे ये वाला हाथ रख के हम इनका उच्चारण करके देखें तो बाकी किसी वर्ण में गर्म एयर नहीं निकलेगी, लेकिन इन चारों के चारों वर्णों में ही गर्म हवा शरीर से बाहर आएगी। तो इसका नाम क्या रखा गया फिर? ऊष्म, उष्मान अर्थात संघर्षी व्यंजन। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। इसके बाद चौथा जो होता है हमारा वो होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, इस ये 2 अलग अलग व्यंजनों से जो मिलके बने हैं वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। 2 अलग अलग
व्यंजनों से, दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बने हैं। अब यहाँ पे एक तो हम इसका प्रयोग करते हैं, एक इसका प्रयोग करते हैं, एक इसका प्रयोग करते हैं और एक इसका प्रयोग करते हैं। अब ये बने कैसे हैं? ये बना है आधा कै और से को मिला के, ये बना है आधा तय और रे को मिला के, ये बना है आधा जय और ये को मिला के, और ये बना है आधा से और रे को मिला के। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर अगर मैं ये कहूं कि ये यहां से लेके यहां तक, ये क्या है? ये वाला से है। संयुक्त व्यंजन में एक तो दो व्यंजन होंगे, और दूसरा ये ध्यान रखना पहले वाला व्यंजन हमेशा आधा होगा, और व्यंजन के आधे रूप को लिखने के लिए हम उसके नीचे हलंत लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? हलंत। तो जहां हलंत लगा होता है किसी व्यंजन के नीचे, वो हमें तीन चीजों को बताता है। एक तो वो स्वर रहित व्यंजन है, जिसको हम आधा व्यंजन या शुद्ध व्यंजन कहते हैं, अर्थात उसमें जब हम उच्चारण करेंगे तो स्वर का उच्चारण नहीं होगा, वो केवल आधे व्यंजन का उच्चारण होगा। तो एक तो ये ध्यान रखना है, संयुक्त व्यंजन में पहले वाला जो व्यंजन होगा वो स्वर रहित होगा, अर्थात आधा होगा, जिसको हम शुद्ध व्यंजन भी कहते हैं, और दूसरा व्यंजन पूरा होगा। अब जो दूसरा व्यंजन पूरा है तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई स्वर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी कंडीशन में यहां से लेके यहां तक ये हमारा सेहरा। अब इसके बाद इसमें जो ये लगा हुआ है ये क्या है? हमारा ये रे। ऐसे ही ये यहां से लेके यहां तक ये जय, हमने यहां जय आधा लिख लिया। और प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, यहां से लेके यहां तक ये क्या है? ये वाला ये है। ऐसे ही ये यहां से लेके यहां तक ये आधा तय, और इसमें जो ये लगा हुआ है ये आधा रे, ये पूरा रे। ऐसे ही यहां से लेके यहां तक ये कै, और इसमें अगर यहाँ पे हम डंडा दे तो ये क्या बन गया? से। तो ये क्या है? ये दो अलग अलग व्यंजनों से मिलके बने। दूसरी इनकी जो कंडीशन बनती है वो इनकी कंडीशन बनती है ये, बात एक ही है, वो ये कहे या ये कहे। ये भी अब हमने इसमें क्या किया कि बाद वाला जो व्यंजन है, बाद वाले व्यंजन को हमने अलग कर लिया। अब वो ये दे बाद वाले व्यंजन को तो आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर? अब वो ये कहे या ये कहे, बात एक ही है, क्योंकि ये एक व्यंजन है और प्रत्येक व्यंजन में कोई ना कोई स्वर होता है, वो यहाँ पे ये है। तो इसलिए वो इनको दे के इनको भी पूछ सकता है, इनको दे के इनको भी पूछ सकता है। और ये क्वेश्चन यूपी टेट में एक नहीं 3 बार आ चुका है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, वहां क्वेश्चन क्या लेगा आपसे, वो पूछेगा इससे संबंधित सही विकल्प बताइए क्या है। चलो, इससे संबंधित सही विकल्प निम्नलिखित में से क्या होगा? जी बताइए। दिए गए वर्ण से संबंधित सही विकल्प क्या होगा? अब बहुत सारे बच्चे हैं जो इस तरह के क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। कई बार बच्चे रट लेते हैं क्या कि मान के चलो ये दे दिया,
4 ऑप्शन दे दिए। इससे संबंधित सही विकल्प बताइए। वो इनको दे के ऑप्शन में ये दे सकता है या इनमें से जो राइट है वो ऊपर देख के पूछ सकता है कि बताइए किसका। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें राइट आंसर है फोर्थ, क्योंकि इसमें गलती क्या है कि जब ये आधा था तो इसमें यहाँ पे ये आना चाहिए था। इसमें गलती क्या है कि ये पहले वाला आधा होगा, इसमें ये आएगा तब ये सही होगा। इसमें गलती क्या है, जब ये यहाँ ए ले रहे हैं तो ये आधा होना चाहिए, तो तभी अब जाके ये तीनों के तीनों सही हुए। तो इसका मतलब राइट आंसर इसमें क्या हो गया, कोई नहीं। इसके बाद यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि ये जय और य से मिलके नहीं बना है, क्योंकि पहले वाला व्यंजन आधा होता है। ये सही तब होता जब ये कंडीशन होती। इसमें से राइट आंसर ये हो गया। ये च वर्ग का अंतिम वर्ण है ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ ये गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये ए होना चाहिए था, और ये गलत इसलिए है कि ये आधा होना चाहिए था। क्लियर। तो इसीलिए इसमें राइट आंसर सेकंड है और इसमें राइट आंसर फोर्थ है, और यही कंडीशन आपको हम बताना चाह रहे हैं कि अगर वो व्यंजन पूरा है तो फिर आपको ये ध्यान रखना उसमें कोई ना कोई स्वर भी होता है। अब वो उसकी मर्जी, वो ये वाली कंडीशन दे वो या ये कंडीशन दे। तो संयुक्त व्यंजन का मतलब हो गया कि वो दो व्यंजनों से मिलकर बनता है। अब इसके बाद दूसरी चीज आपको यहाँ ये ध्यान रखनी है, एक व्यंजन हमारा ये भी होता है जो आधा द और य से मिलके बनता है, लेकिन इसको संयुक्त व्यंजन की संख्याओं में हम काउंट नहीं करते हैं। यहां से लेके यहां तक ये द है और ये यहां से लेके यहां तक ये है, तो ये आधा द और य से मिलके बना है। क्लियर। तो ये क्या है, ये आधा द और य से मिलके बना है, तो ये भी संयुक्त है। तो कई बार आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाए संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, तो राइट आंसर 4 है। उन 4 में कौन कौन से आए, 1 2 3 और 1 4। ठीक है। कई बार निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो इसको उस दौरान आपको संयुक्त व्यंजन मानना पड़ेगा, क्योंकि ये भी दो अलग अलग व्यंजनों से मिलके बना है। तो ये थे हमारे संयुक्त व्यंजन। पांचवा जो भेद है हमारा वो है उतक सीपित व्यंजन। वो क्या है, उतक सीपित व्यंजन। उतक सीपित का अर्थ होता है फेंकना या उछलना, फेंकना या उछलना। इसकी संख्या 2 होती है, और वे दोनों वर्ण जो होते हैं हमारे, एक ये है और एक वर्ण हमारा ये है, डे और डे। इन्हें ताड़न जात, इन्हें ताड़न जात वर्ण भी कहते हैं।
इन्हें ताड़नजात वर्ण भी कहते हैं। व्यंजन का प्रयोग हमेशा किसी शब्द के बीच, किसी शब्द के बीच में या अंतिम तो व्यंजन का प्रयोग हमेशा किसी शब्द के बीच में या अंतिम वर्ण के रूप में किया जाता है। ताड़नजात वर्ण का प्रयोग कभी भी किसी शब्द के प्रथम, किसी शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ पे हमने प्रयोग किया सड़क में लड़का डंडा। तो ये क्या है? मेंढक, पढ़ना, चढ़ और गढ़। अब यहाँ पे जो हमने प्रयोग किया है इसमें, तो ये शब्द के बीच में आया है, ये शब्द के अंत में आया है, यहाँ शब्द के शुरू में आया, लेकिन हमने यहाँ प्रयोग नहीं किया। यहाँ भी ये शब्द के बीच में आया है, यहाँ भी ये शब्द के बीच में है, ये भी शब्द के बीच में है, ये अंत में है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है
ये डे और ढह के नीचे जो बिंदी लगी हुई है, इन दोनों वर्णों का प्रयोग या तो शब्द के बीच में कर सकते हैं या फिर शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में। उत्क्षेपित व्यंजन का प्रयोग हमेशा किसी शब्द के बीच में या अंतिम वर्ण के रूप में किया जाता है, अर्थात ताड़नजात वर्ण का प्रयोग कभी भी किसी शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में नहीं किया जा सकता। वे अशुद्ध वर्तनी मानी जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कई बार आपने देखा होगा ये ढक्कन शब्द लिखा होता है, ऐसे ही डेयरी शब्द लिखा है, डेयरी, ऐसे ही ढेर शब्द लिखा होता है, ढेर। तो ये अपने आप में तीनों वर्तनियां गलत है। वो गलत क्यों है? क्योंकि यहां हम इसका प्रयोग प्रथम वर्ण के रूप में कर ही नहीं सकते और इनको बिना इसके हम लिख नहीं सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर यहां हमें प्रयोग करना है तो बिना इसके हम इनका प्रयोग कर ही नहीं सकते। अगर शब्द के बीच में डे और डे आया है या अंतिम वर्ण के रूप में आया है तो नीचे हमें ये बिंदी लगानी पड़ेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या माना जाएंगे? अशुद्ध वर्तनी, और ये क्या है? शुद्ध वर्तनी। तो ये उत्क्षेपित अर्थात ताड़नजात वर्ण कितने होते हैं? हमारे 2 होते हैं। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि जब ये इस बिंदी पे उछल के यहाँ पे रुक जाते हैं तो तब इनको बोलते हैं हम ताड़नजात अर्थात उत्क्षेपित व्यंजन। क्योंकि इसका शाब्दिक अर्थ जो है, ये संस्कृत का शब्द है तत्सम है, हिंदी में इसका अर्थ होता है फेंकना या फिर उछलना। जब ये उछल के इस बिंदी पे टिक जाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? उत्क्षेपित अर्थात ताड़नजात वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद जो पहला भेद बचा हमारा वो है स्पर्श व्यंजन, जिसका दूसरा नाम वर्गीय व्यंजन भी होता है। स्पर्श व्यंजन या फिर वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय, स्पर्श व्यंजन या फिर वर्गीय व्यंजन। कितनी संख्या होती है इसकी? इसकी संख्या होती है 25, 25। कितनी संख्या होती है? 25 होती है। तो आपको ध्यान रखना है, जब इसमें 2 उत्क्षेपित व्यंजन जोड़ दिए जाते हैं तो उस कंडीशन में इसकी जो संख्या होगी वो होगी 27। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या बताइए। ऑप्शन में 25 नहीं है, तब राइट आंसर 27 है। ऑप्शन में 27 भी है, 25 है, तो राइट आंसर 25 ही रहेगा। क्योंकि ये 2 जो उत्क्षेपित व्यंजन है ये टे वर्ग के अंतर्गत ऑलरेडी हम काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो वर्ग है हमारे, एक होता है कै वर्ग, एक होता है चे वर्ग, एक होता है टे वर्ग, टे वर्ग, एक होता है तय वर्ग और एक होता है हमारा पै वर्ग। तो ये आपको ध्यान रखना है। कि इसमें कै वर्ग के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं हमारे वो कै, खे, गे, घे और ये आता है गे। ऐसे इसके अंदर जो वर्ण आते हैं वो चे, छे, जे, जे और ये। इसके अंदर आते हैं टे, ठे, डे, ढे और ने। इसके अंदर आते हैं ते, थे, दे, धे और ने। पै वर्ग के अंदर वर्ण आते हैं पै, फे, बे, भे और में। अपने आप में यहाँ से लगभग 20 प्रश्न अलग अलग तरह के बनते हैं और बड़े लॉजिकली क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। वर्णमाला के सारे सेक्शन पढ़ने के बाद में ये सच्चाई है कि हम 6-7 टॉपिक ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। हम इतना टाइम या इतना फोकस है वर्णमाला पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिना वर्णमाला के हम छंद नहीं समझ सकते, मात्राओं के ज्ञान की नॉलेज हमें नहीं होगी, शुद्ध वर्तनी नहीं बता सकते और संधि के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी नहीं कर सकते। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये अपने आप में सीक्वेंस में लिखे हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी शब्दकोश में शब्दों का स्थान,
तो हिंदी शब्दकोश में जो शब्दों का स्थान या वर्णों का स्थान वाला क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, उसमें आपको ये ध्यान रखना है, आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि स्पर्श व्यंजन में कौन पहले आएगा, ठीक है, स्वर में कौन पहले आएगा, अंतस्थ में कौन सा पहले है, उसमें में कौन सा पहले है। एक तो यहां से जो क्वेश्चंस बना हमारा ये बना कि ये 5 वर्ग होते हैं और इन 5 वर्गों में 5 गुणा 5 बराबर 25, यानी कि 5 ये वर्ग हैं और एक वर्ग में 5 वर्ण है, तो टोटल संख्या 25 हो गई। दूसरा, पहला वर्ग क्या है हमारा, कै है, और अंतिम वर्ग क्या है, पै। ये दूसरा क्वेश्चन बना। पहला वर्ण हमारा कै है और अंतिम वर्ण स्पर्श व्यंजन में क्या है, मैं है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन ये बना कि स्पर्श व्यंजन इनको क्यों कहा गया। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो फेफड़े जो वायु छोड़ते हैं तो वो हमारे कंठ, तालु आदि जो उच्चारण स्थान है उनको स्पर्श करके बाहर निकलती है, इसी वजह से इनको स्पर्श व्यंजन कहा गया। वर्गीय व्यंजन क्यों कहा गया, क्योंकि इनको 5 वर्गों में बांटा गया। और जब 5 वर्गों में बांटा गया तो ये क्या कहलाए, वर्गीय व्यंजन। तो आपको ध्यान रखना है, स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा गया कि जब फेफड़े वायु छोड़ते हैं इनका उच्चारण करने के दौरान तो कंठ, तालु, मूर्धा जो हमारे उच्चारण स्थान होते हैं उनको टच करके, स्पर्श करके वायु शरीर से बाहर आती है, इस वजह से कहलाए स्पर्श व्यंजन। वर्गीय व्यंजन इसलिए कहा क्योंकि 5 वर्गों में बांटा गया। टोटल संख्या इसकी कितनी हो गई, 25। सबसे बड़ा लॉजिकली क्वेश्चन हमारा ये वाला होता है, और ये क्वेश्चन क्या है, इनको हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। इनको क्या कहते हैं हम, अनुनासिक वर्ण कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है, जैसे यहाँ पर ये है, ये वर्ण हो गया, ये हो गया, और न हो गया, और मैं हो गया, तो ये प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण है इसको हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या होती है 5। ये मुख और नाक दोनों से उच्चारित होते हैं। जैसे इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, मंगल में, गंगा में, और कहाँ प्रयोग करते हैं इसका, लिंग में, और कंगन में। तो ये क्या है हमारे अनुनासिक वर्ण। ऐसे ही इसका प्रयोग संजात, व्यंजन, पतंजलि, इसका प्रयोग खंड, पंडित, संजय, संशय, संसार, संदेह, इसका प्रयोग संविधान, संस्कार, संस्कृत, स्वयं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहां हम इस शब्द को इस रूप में भी लिख सकते हैं। इस पतंजलि को यहां हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। पंडित शब्द को यहां हम इस रूप में भी लिखते हैं। संदेह को हम यहाँ इस रूप में भी लिखते हैं, और स्वयं को हम यहाँ इस रूप में भी लिखते हैं। ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जो ये वर्ण आया है ये किसके स्थान पे आया है, अनुस्वार के। ये वाला जो वर्ण आया है किसके स्थान पे आया है, अनुस्वार के। यहाँ पर ये जो आया है किसके स्थान पे आया है, अनुस्वार के। ये न किसके स्थान पे, अनुस्वार के। ये मैं किसके स्थान पे आया है, अनुस्वार के स्थान पे। तो यानी कि ये जो 5 वर्ण होते हैं इनको हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं, और इनका एक नाम नहीं है। इनका नाम एक तो ये अनुस्वार होते हैं,
ये क्या कहलाते हैं? अनुस्वार। इनके स्थान पर ये अनुस्वार जो ऊपर बिंदी है इसी को कहते हैं अनुस्वार वर्ण कहलाते हैं। इसी का नाम है पंचम वर्ण। इसी को कहा जाता है पंचा अक्षर। इसी को कहा जाता है अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक। इसी को कहा जाता है नासिक्य वर्ण। और इनकी संख्या कितनी होती है? 5। ये सारे एक ही नाम है। अनुस्वार पंचम वर्ण, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण है। अनुस्वार इसलिए कहा क्योंकि इनके स्थान पर ये अनुस्वार चिन्ह आ जाते हैं। इनके स्थान पर क्या आ जाते हैं? अनुस्वार चिन्ह, इसलिए अनुस्वार वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का अंतिम है 5वां वर्ण है पंचम वर्ण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर है पंचम अक्षर कहलाया। अनुनासिक मुख और नाक दोनों से उच्चारण करते हैं, अनुनासिक कहलाते हैं। इसमें नाक का प्रयोग होता है, इसलिए नासिक्य वर्ण कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी हुई? इनकी संख्या हो गई 5। ये भी अलग अलग प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अब जैसे मंगल है, अगर मैं ये यहां से ये हटा दौर में ये सिर्फ ये लिखूं तो आप इसको क्या पढ़ोगे? मगल। तो आप क्या पढ़ोगे इसको? मगल। अगर मैं यहां बिंदी लगा दूं तो आप क्या पढ़ोगे इसको? मंगल। तो इसका मतलब आपने क्या किया? आपने इसका उच्चारण किया। आपने इसका उच्चारण किया। बात तो एक ही है। अरे हम यहाँ गंगा को इस रूप में लिख रहे हैं, या फिर आप गंगा को इस रूप में लिख लो, या फिर यहाँ आप गंगा को इस रूप में लिखो, बात तो एक ही है। उच्चारण तीनों का एक ही होगा। ये भी गंगा, ये भी गंगा, ये भी गंगा। तो बस आपको ये समझना है कि गंगा में जो ये बिंदी आई है, ये कै वर्ग का जो अंतिम वर्ण है जिसको हम गै कहते हैं, उसके स्थान पे आई है। क्लियर? तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि ये जो 5 वर्ण हैं इनके क्या क्या नाम हैं? इनके नाम है अनुस्वार वर्ण, पंचम वर्ण, पंचम अक्षर, अनुनासिक वर्ण, नासिक्य वर्ण, अर्थात नाक से उच्चारित होने वाले वर्ण। तो इनका प्रयोग हम कहाँ से करते हैं? नाक से करते हैं। अनुनासिक का मतलब क्या होता है? जो मुख और नाक दोनों से उच्चारित हो। अनुनासिक का अर्थ क्या है? अनुनासिक वर्ण कितने होते हैं? 5 होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण मुख व नाक दोनों से हो उन्हें अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। उसका रीजन क्या है? ये शब्द 2 से मिलके बना है, अनु और नासिक। अनु का अर्थ होता है पीछे, नासिका का अर्थ होता है नाक। नाक के पीछे है हमारा मुख। तो जो मुख और नाक दोनों से उच्चारित हो, ये हमारा नाक है और ये नाक के पीछे क्या है? मुख। तो जो मुख और नाक से उच्चारित हो, इन वर्णों के 2 उच्चारण स्थान हैं। इनके एक मुख से भी है और दूसरा नाक से भी है। एक मुख से भी और दूसरा क्या है? नाक से भी। जैसे ये किस में आता है? कंठ से उच्चारित होगा ये, क्योंकि कै वर्ग में आता है। कै वर्ग के सारे वर्ण कंठ से उच्चारित होते हैं, तो वो मुख हो गया इसका उच्चारण, और दूसरा नाक का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है ये क्या कहलाते हैं? अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। तो हमने इस वाले क्वेश्चन से लिए, तो ये हमारा पहला वर्ण है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और ये क्या है? 5वां। तो 5वें नंबर पे आया, इसीलिए पंचम वर्ण कहलाया। क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन हमने इसमें से एक कर लिया। बाकी और भी क्वेश्चंस हैं, वो करेंगे कल, क्योंकि आज समय बचा नहीं है।
अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जिसको जो दिक्कतें हैं अपनी दिक्कतें दूर कर सकते हैं। जो भी आप पूछना चाहते हैं, जो भी बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। आदित्य, अंजलि, आलोक, सत्यम, आकाश, भारती, अश्विनी, मोनू, रीचा, सत्यम, परवीन, यश, पंकज, अरविंद, संध्या, मोनू, यश जी। जी देखो, आप लोग में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वास्तव में बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझ रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं, मैंने ये आपसे कहा था, मैंने स्टार्टिंग में 2 क्लासें आपकी इसलिए ली ताकि बार बार मुझे सिलेबस पे चर्चा ना करनी पड़े, और उसी दौरान मैंने आपको कई चीजें समझाने की कोशिश की कि मैं हर टॉपिक में 50% चीजें आपको नहीं पढ़ाऊंगा। और उस नई का मतलब ये है जो हाल फिलहाल जो क्वेश्चंस की वैरायटी बन रही है ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जामों में, मैं उसको यहीं पर आपको करा के आगे बढ़ूंगा। लेकिन समस्या आप लोगों के साथ क्या है कि जो भी अब तक आपने देखा है या जिन किताबों को आपने पढ़ा है, आप सब कुछ वही मान लेते हो कि बस ये वर्णमाला में जो अब तक आपको आता है केवल वही। मैं वर्णमाला के 5 अलग अलग सेक्शन आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा पहला ही सेक्शन चल रहा है। उसके बाद दूसरा वर्णों का उच्चारण स्थान है, इसके बाद तीसरा वर्ण विन्यास, वर्ण संयोग, चौथा है वर्णों का वर्गीकरण, इसके बाद में 5वां है शब्दकोश पठन। आपने आज तक ये सच्चाई है कि कभी वर्णमाला को सही तरीके से ढंग से पूरा कंप्लीट पढ़ा ही नहीं है, और यही कारण है सर स्पर्श व्यंजन 25 होंगे कि 27 होंगे, क्योंकि आपके तो दिमाग में बैठा है कि 25 ही होते हैं, 27 तो हम पहली बार सुन रहे हैं। ये भारतीयों की वास्तव में सबसे कड़वी सच्चाई है कि उनके दिमाग में एक बार जो चीज ठूस के भर दी जाती है ना, चाहे वो कितनी भी सही कितनी गलत है, उसको वो वहां से निकाले नहीं पाते हैं। जो चीज एक बार देख ली, अगर हमने मान के चलो एक पत्थर या लकड़ी के बना हुआ एक घोड़ा दिखा दिया, अब उसे हम वो हाथी की मूर्त है और उसे कह रहे कि नहीं ये घोड़ा है, अब वो हमने गलत बता दिया आपको कि नहीं ये हाथी है, था वो घोड़ा है, तो आप जिंदगी भर उसको हाथी मानते रहोगे क्या? कुछ लॉजिक होंगे, आप बड़े हुए हो तो आपके पास कुछ न कुछ लॉजिक होंगे, कुछ अपना भी विवेक होता है हर इंसान के पास, तो उसका प्रयोग किया करो। जब हम एक नहीं हम 3 बार ये चीजें बोले होंगे, 3 से ज्यादा बार, तो उसका मतलब ये हुआ कि जो आपने रट लिया आप उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। जो आपने किताब में देख लिया, मैं कह रहा हूं हिंदी की ऐसी कौन सी बुक है जिसमें 350 गलतियां नहीं है? लेकिन वो गलतियां कौन बता पाएगा? जो उसका एक्सपर्ट्स है, जो उसको सही तरीके से जानता है उस विषय को, वही तो बता पाएगा। अब 27 कब होंगे, 25 कब होंगे, इसी चीज को 50 बार कहने से चीज बदल थोड़ी ही जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा सा जो रटी हुई चीज है उसको लॉजिक में लाने की कोशिश करो। फर्स्ट टाइम चित्रों के माध्यम से हमें बताया गया कि ये घोड़ा होता है या हाथी होता है, उस जैसा फिर हमने जो है ओरिजिनल पशु देखा, तो फिर हमने वही एक आइडिया लगाया कि हाँ ये घोड़ा है और ये। लेकिन अगर आपको पहले घोड़े को हाथी और हाथी को घोड़ा बता दिया जाए तो बड़े होने पे तो आप अंतर करोगे कि नहीं करोगे? तो इसीलिए उन सब चीजों को आप में से मैंने कहा हर टॉपिक में आपको दिक्कत होगी, तमाम उन बच्चों को जिन्होंने रटा हुआ है, जिनके पास लॉजिक नहीं है। किताब केवल कहती है कि ऐसा होता है, टीचर आपको बता रहा है ऐसा कब होता है, ऐसा कब नहीं होता है और ऐसा कैसे होता है।
तो किताब और टीचरों के बीच में यही तो अंतर होता है। तो इसीलिए रटी हुई चीज से ऊपर उठो, क्योंकि आपको नौकरी लेनी है और नौकरी के लिए पढ़ाई अलग होती है और सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए, विद्वान बनने के लिए जो पढ़ना होता है वो एक अलग तरीका होता है। तो इसीलिए नौकरी के लिए पढ़ो, ठीक है। चीजों को रटकर इकट्ठा करके या उसका बहुत ज्यादा ज्ञान का भंडार आपको अपने पास नहीं रखना है, क्योंकि कई बार स्मार्टनेस के तरीके से भी भर्ती हुआ जा सकता है। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। तो कल मिलते हैं फिर बाकी के इन तमाम क्वेश्चनों के साथ। हाँ बेटे 1 मिनट।